नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल बच्चे लोग। सबसे पहले तो मुझे बता दो कि क्या मेरी आवाज़ आप तक साफ साफ पहुंच रही है। अंजना, राजन राज, नील शर्मा, हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग रजिया सुल्तान को पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जल्दी से कमेंट करके बता दो। ठीक है, चलिए हम लोग रजिया सुल्तान को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रजिया सुल्तान की सबसे बड़ी और रोचक बात को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि रजिया सुल्तान भारत के इतिहास की पहली ऐसी महिला थी जिसने राजगद्दी पाई। बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि तुर्क तुर्क जाति के जो लोग थे उनमें जातीय श्रेष्ठता और पैट्रियार्कल सोसाइटी, जो पितृसत्तात्मक समाज की जो हम बात करते हैं, उस समाज के बीच जब कोई महिला राजगद्दी तक पहुंचती है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ये एक बहुत बड़ी घटना है। और ऐसी घटना केवल इस्लामिक कल्चर में हमें देखने को नहीं मिलती है। हमें प्राचीन भारत के इतिहास में कई ऐसी महिलाएं देखने को मिलती हैं जिन्होंने राजगद्दी पाई, जिसमें कश्मीर में आपने दिद्दा का नाम सुना होगा। लोहार वंश की रानी दिद्दा ने लगभग 50 से ज़्यादा वर्षों तक शासन किया था। रजिया ने तो केवल 3.5 वर्ष तक ही शासन किया। तो खैर, हम लोग यहाँ पर मुख्य मुद्दा ये है कि आज हम लोग रजिया को पढ़ रहे हैं। तो तुर्की जो जातीय श्रेष्ठता पर जिन्हें गर्व था और जो पुरुषोचित मानसिकता से ग्रसित थे, ऐसे माहौल में रजिया का गद्दी पर बैठना कोई छोटी घटना नहीं थी। भारत के इतिहास में या इस्लाम के इतिहास में इसे हम एक बड़ी घटना के रूप में देख सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि रजिया का जो जन्म है वो 1205 में बदायूं में हुआ था। मृत्यु की तारीख की जगह जो है वो 14 अक्टूबर 1240 दिल्ली। शासनकाल 1236 से 40। समाधि जो है मोहल्ला बुलबुली खान, तुर्कमान गेट, चांदनी चौक, दिल्ली में है। पति मलिक अल्तुनिया, पिता इल्तुतमिश, माता कुतुब बेगम और बच्चे ज़ुबरुद्दीन मिर्ज़ा राशिल। खैर, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है रजिया के बारे में। और इसके पैरेलल पहले मैं कुछ भूमिका बनाना चाहूँगा जिससे आपके मन में एक पिक्चर क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग रजिया को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सल्तनत काल आप सभी ने सुन रखा है, जो 1206 से 1526 तक का समय सल्तनत काल का है। सल्तनत काल में सबसे पहला जो राजवंश हुआ था वो था गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्टी। इसी गुलाम डायनेस्टी से रजिया आती है। कैसे आती है, आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। गुलाम वंश में सबसे पहले जो गद्दी पर बैठा उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक जब गद्दी पर बैठा 1206 में, तो ये
भारत का पहला इस्लामी शासक के रूप में इसको हम पहचानते हैं। हालांकि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, इसने अपने आप को सिपह सालार ही बनाकर रखा और गोरी को अपना हेड माना। गोरी के मरने के बाद भी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद थोड़े समय के लिए आराम शाह गद्दी पर बैठता है और उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है तब घटना घटती है। इल्तुतमिश का जो समय है वो 1211 से 1236 तक है। इल्तुतमिश भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पे कब्जा करता है, जिसमें पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल का कुछ एरिया। तो एक बड़े क्षेत्र में इल्तुतमिश, राजस्थान का भी उसमें एरिया शामिल होता है। तो वो शासन करता है। अपने शासन के अंतिम वर्षों में इल्तुतमिश को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। तो इल्तुतमिश के पास दो ऑप्शन थे। या तो वो रुकनुद्दीन को अपना उत्तराधिकारी चुनता, रुकनुद्दीन फिरोज जो लड़का था, इसकी मां का नाम शाह तुर्कन था, और या फिर वो अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुनता। अब यहाँ मुद्दा इस बात का था कि इल्तुतमिश ने रुकनुद्दीन फिरोज को अपना उत्तराधिकारी क्यों नहीं चुना। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जो रुकनुद्दीन फिरोज था, इसका जो करैक्टर था वो बहुत ज़्यादा षड्यंत्रकारी, या कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी, इसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। जब ये दरबार में रहता था तो ये अमीरों के बीच, अमीरों का मतलब जो ऑफिसर्स होते थे, उनके बीच लड़ाइयाँ लगवाता था और इसको फिर मज़ा आता था। तो इल्तुतमिश को लगा कि ऐसा ना हो कि जो रुकनुद्दीन फिरोज हैं, ये अमीरों के बीच लड़ाइयाँ लगवाने में इसे मज़ा आता है, मेरे मरने के बाद जब फिरोज गद्दी पर बैठेगा तो ऐसा ना हो अमीर इसको मिलके मार डालें। उधर दूसरी तरफ जो रजिया थी, वो एक योग्य सैनिक के रूप में अपने आप को वो तैयार कर रही थी। इसको आप ऐसे समझिए जैसे आप कुछ फीमेल्स को देखते होंगे जिन्हें स्कूटर, बाइक वगैरह चलाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, और कुछ ऐसे लड़कियां होती हैं जो स्कूटर, बाइक बहुत फर्राटेदार तेज चलाती हैं। तो वो इच्छा के ऊपर होता है। रजिया चाहती तो वो महिला वाले गुणों के साथ अपने जीवन को जी सकती थी। इल्तुतमिश उसका निकाह कर देते और वो अपने ससुराल जाकर अपना एक जीवन जी सकती थी। लेकिन रजिया उन महिलाओं जैसी या साधारण महिलाओं जैसी उसकी सोच नहीं थी। उसने बचपन से ही अपनी जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत यूनिक रखी। यूनिक इन द सेंस के उसने घुड़सवारी सीखी, उसने तलवारबाजी सीखी, उसने भाला फेंकना सीखा, उसने सैनिकों की जितनी भी ट्रेनिंग होती है वो उसने बचपन से बड़े तक लगातार वो सीखती रही। हाँ, अगर इल्तुतमिश का कोई योग्य उत्तराधिकारी होता तो शायद रजिया अपना हाथ पीछे खींच लेती राजगद्दी के लिए। चूंकि इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कोई मजबूत व्यक्ति नहीं था, तो रजिया की मजबूरी थी कि दिल्ली सल्तनत को बचाना, आम जनता की रक्षा करना, और जो बुरा व्यवहार दिल्ली की जनता के साथ हो रहा है उसको ठीक करना। इसमें कोई दो राय नहीं। समकालीन इतिहासकारों ने रजिया की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करी है।
उसको नम्र हृदय बताया है, जनता का प्रेमी बताया है और न्यायोचित महिला के रूप में उसको अनाउंस किया है। तो ये रजिया के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन समस्या क्या थी? इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा था तो इल्तुतमिश ने एक व्यवस्था डेवलप कर दी थी। ध्यान से सुनना, रजिया को हम लोग बड़े आराम से गद्दी पर बैठाएंगे, ठीक है? तो इल्तुतमिश ने एक व्यवस्था शुरू कर दी थी। वो व्यवस्था का नाम आप लोग जानते हैं, उसका नाम है तुर्कान ए चहलगानी, जिसको आप कहते हो चालीसा दल या ग्रुप ऑफ 40s, है ना, चालीसा दल। ये इल्तुतमिश ने बना दिया था और इस दल की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो ये थी, जैसे मान लीजिए ये राज दरबार है और इस राज दरबार में यहाँ पर सुल्तान गद्दी पर बैठा है, तो उसके दाएं बाएं जो कुर्सियाँ रखी हुई हैं उसमें लोग बैठे हुए हैं और उन लोगों की कुल संख्या 40 होती थी और ये 40 के 40 क्या होते थे? तुर्क होते थे। आई बात समझ में? ध्यान से सुनना और समझना। और दूसरी बड़ी बात कि ये सब मेल होते थे, है ना, फीमेल का कोई स्थान नहीं था। और तुर्क से बाहर का भी इसमें कोई स्थान नहीं था। अगर कोई ऐसा है जो तुर्क नहीं है तो उसको उसका यहाँ पर स्थान नहीं दिया जाएगा। तो इल्तुतमिश ने शासन को मैनेज करने के लिए एक तुर्कान चहलगानी दल का गठन किया था। और अपनी मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज को उत्तराधिकारी बनाने की बजाय उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, इल्तुतमिश ने, क्योंकि उसे फिरोज से ज़्यादा रजिया की योग्यता पर भरोसा था। सोचिए, एक महिला अपने आप को इतना ट्रेंड कर लेती है कि वो एक पुरुष उत्तराधिकारी, मेल सक्सेसर को बीट करके पिता को प्रसन्न कर देती है कि आई विल बी योर सक्सेसर। तो इल्तुतमिश रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की बात कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टेबल टर्न हो जाती है। बहुत आराम से सुनना। टेबल टर्न क्या होती है कि जब 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो दिल्ली के अमीर हैं, अमीर का मतलब ये चालीसा दल यानी कि ऑफिसर्स, अमीर का मतलब ऑफिसर्स। तो ये जो दिल्ली के अमीर हैं, इनको ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती है कि एक महिला हमारे ऊपर शासन करे। ये इस बात को टोटल डिनाई कर देते हैं कि नहीं, महिला शासन नहीं करेगी। अभी देखना दिल्ली के अमीरों की कितनी मौज होती है ना। अच्छा, रजिया की जो सौतेली माँ थी जिसका नाम शाह तुर्कन था, ये दिल्ली के अमीरों के साथ मिलकर फिरोज को गद्दी पर
बैठा देते हैं। लेकिन योग्यता और अयोग्यता भी तो बड़ा इशू था। ये व्यक्ति योग्य कहीं से नहीं था, लेकिन शाह तुर्कन चालाकी से राजनीति करके फिरोज को गद्दी पर बैठा देती हैं। अब इल्तुतमिश तो है नहीं। अब हुआ क्या कि फिरोज दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं। लेकिन जो शासन है, सुनना बहुत ध्यान से, जो शासन है उस पर प्रभाव किसका होता है? शाह तुर्कन का। मतलब कान इस तरह से नहीं पकड़ा, इस तरह से पकड़ा दिल्ली के अमीरों ने, क्योंकि ये तो काउंटलेस है ना व्यक्ति, फिरोज तो काउंटलेस है। आई बात समझ में? तो शाह तुर्कन के प्रभाव में फिरोज शासन करने लगते हैं। अच्छा, शाह तुर्कन बेहतरीन कॉन्स्पिरेसी वाली महिला होती है। ये अमीरों की हत्याएं कराना शुरू कर देती है। अमीरों की हत्याएं शुरू हो जाती हैं। इल्तुतमिश की जो पत्नियां थीं, या बेगमें जिसको हम लोग कहते हैं, बेगम, उनकी हत्याएं करना शुरू हो जाती हैं। उनकी हत्याएं शुरू हो जाती हैं षड्यंत्र कर करके। तो दिल्ली के अमीर घबरा जाते हैं, कहते हैं हमने तो फिरोज को गद्दी पर बैठा रहा, लेकिन फिरोज की तो चल ही नहीं रही, शाह तुर्कन की चल रही है, और शाह तुर्कन तो हम ही लोगों को मार रही है, ये तो हमारी विरोधी है। तो चालीसा दल को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि हमसे गलती हो गई, हमें फिरोज की जगह रजिया को ही सुल्तान बनाना था। आई बात समझ में? यहां तक बात समझ? नमस्ते बेटा, नमस्ते। गुड इवनिंग नीलम, है ना? अब यहां पर टेबल टर्न होगी, और उस टेबल टर्न से पहले आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मुझे देनी पड़ेंगी, जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और वो जानकारियां हमारे सामने हैं। अनअकैडमी वन स्टेप सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल आप सबके लिए आह्वान करता है कि आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखें कि 25% विद ऑप्शनल आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10% रेफरल कोड के साथ आपको छूट मिल रही है जो फीस है उसमें। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो फ़ी 77,000 थी वो घट के 57,500 हो गई है। जो 2 ईयर की फ़ी है वो 1,12,000 से घट के ओनली 83,100 हो गई है। तो ये एक बड़ी बात है आपके लिए। अगर आप आइकॉनिक या और ऑप्शनल में जाते हैं तो आपकी फ़ीस 76,500 और 1 ईयर की और 2 ईयर की 1,17,750। ये ऑफ़र 26 मई यानी कि कल तक वैलिड था। इसके बारे में जल्द ही सूचना आपको मैं बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी सूचना। अनअकैडमी चेज योर ड्रीम, यूपीएससी ड्रीम, नथिंग कैन स्टॉप यू विद आवर लोन फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन ऑन अनअकैडमी। अगर आप लोन लेते हैं तो आपको प्रोसेसिंग फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना पड़ेगा, अप्रूवल केवल 2 घंटे में हो जाएगा, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं हैं, मामूली से पेपर वर्क आपके साथ होंगे, और वो टेन्योर आपको दे दिया जाएगा जो आपके लिए आपके हिसाब से बेस्ट होगा, है ना? तो इसको भी आप गंभीरता से ले सकते हैं। यूपीएससी सीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ़र जो है वो मई 2021 से जुलाई 2021 तक
चल जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स आपको देने को मिलेगा सब्सक्रिप्शन के साथ। अगर आप 1 ईयर का प्लान लेते हैं तो प्रीलिम्स 2022 तक, 2 ईयर का प्लान लेते हैं तो प्रीलिम्स 2023 तक आपका वैलिडिटी आपके सब्सक्रिप्शन की बनी रहेगी। आपको कोड इस्तेमाल करना है अनु IAS लाइव, इसके थ्रू आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर हम अनअकैडमी कॉम्बैट की बात करें तो कम्पीट कैट एंड कॉन्कर, इंडियाज़ बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर UPSC CSE एस्पिरेंट्स। फ्री रजिस्ट्रेशन है, कॉम्बैट अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। टेक द कॉम्बैट लाइव फ्रॉम एंड्रॉयड ऐप, विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ ₹4 CR। बिल्कुल फ्री है आपके लिए ये कॉम्बैट में एनरोल होना। बस एनरोल के लिए आप अनु IAS लाइव का इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कॉम्बैट में एंट्री में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपकी रैंक 1 से 3 रहती है तो 1 ईयर UPSC CSE GS प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 4 to 10 रहती है तो 75% की स्कॉलरशिप, 11 से 50 तक 50% की स्कॉलरशिप, और 51 से 500 तक रैंक रहती है तो 25% की आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, 25% तक। इसी के साथ साथ 26 मई से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैच आपके लिए स्टार्ट हुए हैं 2021-22-23 के लिए, तो फिनिक्स रिवीजन बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। देर करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैच है आपके लिए, बाइलैंग्वेज भी है, इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। 26 मई से स्टार्ट हो चुका है। इसे स्पेशली डिज़ाइन किया गया है प्री कम मेंस को ध्यान में रखकर, और आपको एक कंप्लीट पैकेज के रूप में ये बैच मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी इस बैच को फॉलो करिए। गुरुकुल प्लस रिवीजन बैच फॉर UPSC CSE की अगर हम बात करें तो ये भी एक बहुत ही प्यारा सा बैच, जो रिवीजन बैच आपके लिए बेहतरीन बैच प्रूफ होगा, और इसमें आपको टोटल रिवीजन कराया जाएगा। और UPSC CSE 2021 मजबूत रिवीजन के साथ जब आप जाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की स्थिति तक पहुंच जाएंगे। 1 ईयर बैचेस की अगर हम बात करें UPSC CSE के, तो अनअकैडमी के 1 ईयर के बैचेस जो हैं वो 26 मई से स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइलैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में बैचेस आपके 1 ईयर के स्टार्ट हो गए हैं। इनमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज फॉर प्रीलिम कम मेंस, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, NCERT प्लस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, इसमें आपका फुल पैकेज दिखाई देता है। इसी के साथ साथ 2 ईयर की अगर हम बात करें तो 2 साल के लिए भी बैचेस आपके स्टार्ट हो गए हैं। बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, इसमें भी आपको कंप्लीट सिलेबस, लाइव क्लासेस, टॉप एजुकेटर्स, NCERT प्लस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ देखने को मिल जाए। NCERT बैचेस की अगर हम लोग बात करें तो NCERT के जो बैचेस हैं ये आपके बेहतरीन बैचेस होते हैं, आपको भी पता है। ये बाइलैंग्वेज भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। 26 मई से ये बैच आपके स्टार्ट हो गए हैं। NCERT बैच जो है वो आपको कवरेज टू हेल्प बिल्ड अ सॉलिड फाउंडेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है, सॉलिड फाउंडेशन आपको प्रोवाइड करता है। लाइव क्लासेस आपको टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से दी जाती हैं। मज़ा आ जाता है इन सभी बैचेस में। अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन करते हैं तो लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। आइकॉनिक में अगर आप जाते हैं तो पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट्स गाइडलाइन और टेस्ट एनालिसिस आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप फ़ी की बात करें तो प्लस की अगर आप GS सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर आपको ये फ़ी डिटेल दी गई है। मंथली आप 2500 पे करके पर मंथ 36 मंथ्स तक आप कंटिन्यू अपनी स्टडी को रख सकते हैं। 3000 पे करके 24 मंथ्स तक, 4125 पे करके 12 मंथ्स तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं पर मंथ पे करके। आइकॉनिक में अगर आप जाते हैं तो आपकी डिटेल यहाँ पर दी गई है पर मंथ की, जो 4000 से अप्रॉक्स 6000 तक जाती है, 12, 24 और 36 मंथ्स की। जल्दी से ज्वाइन करो, देर करने की कोई बात नहीं है। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफर आपके लिए, जल्दी से एक प्लान पिक करो
36 मंथ्स के लिए अगर आप कॉम्बो पैक लेते हैं तो 2806 ओनली आपको पे करना पड़ता है पर मंथ, और आप जीएस और ऑप्शनल दोनों की क्लासेस ले सकते हैं। और वहीं पर अगर आप अप्रॉक्स 3500 देते हैं तो आप 24 मंथ्स तक पर मंथ देकर पढ़ सकते हैं, और वहीं पर अप्रॉक्स 4800 देकर आप 12 मंथ्स के लिए पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफ़र अनअकैडमी आपके लिए लाया है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, एंड इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग यू हैव टू इन्वेस्ट टू थिंग्स, दैट इज़ मनी एंड टाइम। तो टाइम एंड मनी आप इन्वेस्ट करिए और आपका सुनहरा भविष्य अपना बनाइए अनअकैडमी जैसे भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ। ठीक है, अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। उम्मीद करते हैं कि सारे प्रोग्राम्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से अपने टॉपिक पर लौटते हैं। फैज़न अख्तर, राधे श्याम, देखो अभी तक हम लोग ने क्या डिस्कस किया कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था रजिया को, लेकिन जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। शाह तुर्कन राजनीति करके फिरोज को गद्दी दिलाने में सफल हो जाती है, और जो ये चालीसा दल के अमीर वर्ग है, ये जो अमीर हैं, ये शाह तुर्कन की बातों में आ जाते हैं और फीमेल की जगह मेल को गद्दी पर बैठाने की बात करके ईजिली कन्वेंस कर लेती है शाह तुर्कन अमीरों को। तो अमीर कन्वेंस हो जाते हैं। बात समझिए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो अमीर वर्ग है वो ईजिली कन्वेंस हो जाता है कि हाँ ठीक है, फीमेल को नहीं गद्दी पर बैठाएंगे, है ना। उसके बाद हम लोग ने देखा कि जब दिल्ली के अमीर ने फिरोज को गद्दी पर बैठाया तो शाह तुर्कन वहाँ पर शासन को लीड करने लगी और उसने अमीरों की हत्याएं करनी शुरू कर दी जो फिरोज के विरोधी थे। भाई रजिया भी तो एक सैनिक थी, आप ऐसे समझो ना। तो रजिया जब सैनिक गुणों से ऊपर तक पहुंची तो कुछ अमीर रजिया के भी फेवर के थे, कुछ तो वैसे अमीरों को शाह तुर्कन जो है उसने मारना शुरू कर दिया। जब उसने मारना शुरू कर दिया, इल्तुतमिश की बेगमों की हत्याएं शुरू कर दी, तो जो तुर्क थे वो डर गए। उन्होंने कहा कि हमने मेल को तो गद्दी पर बैठाया है, फिरोज को, लेकिन एक्चुअल गवर्नमेंट तो फीमेल की ही चल रही है, शाह तुर्कन की। अब क्या करें? तो ये बड़ी घटना हमारे सामने घटित होती है। अच्छा, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखना ध्यान से, अब देखो क्या हो रहा है कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा है? रुकनुद्दीन। उसकी संरक्षिका बनी है शाह तुर्कन। ठीक है। अब टेबल टर्न ये होती है कि रजिया जो है,
रजिया प्लस दिल्ली की जनता और प्लस अमीर, एक ग्रुप ये बन जाता है। शाह तुर्कन के आतताई या आतंक वाले शासन से दिल्ली की जनता भी परेशान है, दिल्ली के अमीर भी परेशान है और रजिया भी परेशान है। तो रजिया क्या करती है कि अपना एक ग्रुप बनाना शुरू कर देती है अमीरों का। इधर क्या होता है कि जो रुकनुद्दीन है, जब ये अमीरों की हत्या कर रहा होता है तो रुकनुद्दीन को खबर मिलती है कि उत्तर पश्चिम में एक अमीर है जो रुकनुद्दीन का विरोध कर रहा है। तो रुकनुद्दीन क्या करते हैं, रुकनुद्दीन दिल्ली से बाहर चले जाते हैं। क्यों? विद्रोही को मारने, यही काम ये कर रहे होते हैं। तो ये विद्रोही को मारने दिल्ली से बाहर चले जाते हैं। रजिया इसी दिन का इंतजार कर रही थी। रजिया वॉज वेटिंग दिस टाइप ऑफ टाइम, दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि किसी तरह से रुकनुद्दीन दिल्ली से बाहर जाए और मैं अपने आप को अनाउंस कर सकूं। तो जैसे ही रुकनुद्दीन दिल्ली से बाहर जाता है, रजिया दिल्ली की जनता के सामने आ जाती है और क्या कहती है, दिल्ली की जनता से न्याय की मांग करती है। दिल्ली के अमीरों से न्याय की मांग करती है। डिमांड फॉर जस्टिस। क्या डिमांड? डिमांड क्या? तो न्याय की मांग वो ये करती है कि मेरे पिता इल्तुतमिश मुझे सक्सेसर या उत्तराधिकारी बनाकर गए थे। लेकिन षड्यंत्र के चलते रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया गया, मुझे बैठना चाहिए था। और जब रजिया न्याय की मांग कर रही थी तो कुरान शरीफ में है कि अगर आप न्याय की मांग कर रहे हैं तो आपके जो वस्त्र हैं उनका रंग लाल होना चाहिए। तो रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता के सामने न्याय की मांग करी और कहा कि पिता ने तो कहा था कि तुम गद्दी पर बैठना, लेकिन षड्यंत्र करके रुकनुद्दीन और शाह तुर्कन ने दिल्ली की गद्दी हड़प ली। हे दिल्ली की जनता, मुझे अपना उत्तराधिकारी स्वीकार करो। आपको जान के ताज्जुब होगा कि दिल्ली की जनता, दिल्ली के अमीर जो शाह तुर्कन और रुकनुद्दीन से परेशान थे, ये सब मिलकर रजिया को दिल्ली की गद्दी पर बैठा देते हैं। दिल्ली की गद्दी पर एक स्वर्णिम इतिहास लिखा जाता है और वो एक महिला के नाम पर लिखा जाता है और उस महिला का नाम था रजिया सुल्तान। इतिहास में ये पन्ने इस बात के गवाह हैं कि फीमेल अगर चाह ले तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो प्राप्त ना कर सके। बताइए, है बात सही कि नहीं? तो रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाती है ना। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठती है तो
इसमें दोष था रज़िया में। क्या दोष था? सबसे बड़ा दोष क्या था कि महिला थी। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि रज़िया को ये पता था कि वो महिला है और उसका ये सबसे बड़ा दोष है। वो दिल्ली पर शासन आसानी से नहीं कर सकती। जब रज़िया गद्दी पर बैठी तो अकबर की तरह रज़िया के सिर पर भी कांटों का ताज था। बहुत कम लोग थे जो रज़िया के फेवर में थे। तो ऐसे में रज़िया क्या करती? ऐसे में रज़िया ने एक बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहले तो उसने क्या किया कि जो अमीर थे, इन अमीरों को टुकड़े टुकड़े गैंग में कन्वर्ट किया, बांटा। इससे क्या होगा कि अमीरों की जो एकजुट वाली पावर है वो कमज़ोर हो जाएगी। जैसे ही रज़िया ने अमीरों को टुकड़े टुकड़े में बांटा तो फिर एक एक टुकड़े को उठा उठा के उसने निपटाना शुरू कर दिया। तो रज़िया ने अपने विरोधियों को इस तरह से किनारे लगाया, आपसी फूट डाल के उनको अलग कर दिया और अलग करने के बाद एक एक करके सबको सबक सिखाना शुरू कर दिया। पहला काम तो उसने ये इंपॉर्टेंट किया। दूसरा काम कि चूंकि रज़िया फीमेल थी तो मेल फीमेल की जो शारीरिक बनावट है उनमें अंतर होता है। तो रज़िया अपने आप को मेल के रूप में दिखाना चाहती थी, जैसे कि वो मेल है ना। तो उसने क्या किया कि जब उसने दरबार में एंट्री करी तो दरबार में एंट्री करने के लिए उसने मेल ओरिएंटेड जो कपड़े होते हैं वो पहने। तो उसने अपने कपड़े पहने और उसमें उसने दो चीज़ें ऐड कर ली, कुबा और कुला। टोपी और कोट। एक टोपी जिससे बाल वगैरह उसके छुप गए और एक लंबा सा कोट उसने सैनिक वाला पहन लिया। तो अब उसने अपना जो लुक है वो बिल्कुल पुरुषों जैसा कर लिया। ऐसा करने के बावजूद सच्चाई को नहीं मिटा सकते कि वो महिला थी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो रज़िया को यह पता था कि मुझे किसी ना किसी मेल का सपोर्ट तो चाहिए। उसी बीच रज़िया के जीवन में एक व्यक्ति आ जाता है अबीसीनिया से। अबीसीनिया का एक गुलाम पर रज़िया की नज़र पड़ती है। उसका नाम था याकूत खां। अफ्रीकी गुलाम था, काला गुलाम था। याकूत खां और रज़िया की जब नज़र याकूत खां पर पड़ती है तो याकूत खां की वफादारी से रज़िया बहुत प्रसन्न होती है। तो रज़िया इसे जो अस्तबल है, अस्तबल का दरोगा बना देती है, जिसे बोलते हैं अमीर आखूर। अमीर आखूर
सुनना बहुत ध्यान से। अमीर आखूर का मतलब क्या हुआ? अस्तबल का दरोगा। दिल्ली में जितने भी राजशाही घोड़े हैं उन सबका हेड याकूत खां को बना दिया जाता है। इधर रजिया चूंकि महिला है तो रजिया के खिलाफ षड्यंत्र बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, तो रजिया बहुत परेशान हो जाती है। तो याकूत खां प्लस रजिया ये दोनों निकट आ जाते हैं। रजिया याकूत खां पर आंख बंद करके विश्वास करने लगती है और अधिकतर समय रजिया और याकूत एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं और राज शासन को कैसे चलाया जाए उस पर इन लोग की लगातार बातचीत होती रहती है। इधर कुछ अमीर ऐसे होते हैं जो रजिया के विरोधी होते हैं। उनमें से एक अमीर था, उसका नाम था इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया। कभी ये रजिया से निकाह करना चाहता था लेकिन निकाह नहीं हो पाता। खैर, इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया जो है ये रजिया से नफरत करता है और अमीरों का एक ग्रुप बनाता है और रजिया के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर देता है। अल्तुनिया के षड्यंत्रों को याकूत खां जो है ये विफल करना शुरू कर देता है। अधिकतर जो अल्तुनिया के कॉन्स्पिरेसी हैं उसको याकूत खां फेल कर देता है, तो रजिया के वो और करीब आ जाता है। तो इधर अल्तुनिया चालाकी क्या करते हैं कि रजिया को गद्दी कैसे मिली बताना। रजिया को गद्दी दिलाई दिल्ली की जनता ने, सुनना बहुत ध्यान से, और दिल्ली के अमीरों ने। ठीक है, अब अल्तुनिया एक चालाकी करता है, वो रजिया के चरित्र पर प्रहार करना शुरू कर देता है और रजिया और याकूत के प्रेम संबंध का प्रचार प्रसार करना शुरू कर देता है, जिससे दिल्ली की जनता रजिया के प्रति जो उसका अतिशय विश्वास है वो कमज़ोर हो जाए और जो अमीर वर्ग हैं जो रजिया पर आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं वो भी संभल जाएं कि देखो रजिया एक अफ्रीकी गुलाम से प्यार कर रही है। तो रजिया की इमेज को डिस्टर्ब करने में अल्तुनिया कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। अच्छा, अब क्या होगा? अब ये होगा कि अल्तुनिया इस मौके की फिराक में आ जाता है कि याकूत खां को मार दिया जाए। और अल्तुनिया अपने इस षड्यंत्र में सफल हो जाता है। तो अल्तुनिया याकूत खां को मारने में सफल हो जाता है। सुनना बहुत ध्यान से। अल्तुनिया पंजाब का सूबेदार था
पंजाब उसके कंट्रोल में था। इधर रजिया ने क्या किया कि जो याकूत खां था, याकूत खां को पहले अमीर आखूर, अश्वशाला निरीक्षक या अस्तबल का दरोगा बनाया। जब थोड़ा और वो करीब आया तो उसने अमीरों का अमीर बना दिया याकूत खां को, रजिया ने। तो याकूत खां सबकी नज़रों पे चढ़ गया था। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि याकूत खां और रजिया बुरे लोग नहीं थे, बहुत बढ़िया लोग थे, लेकिन रजिया का शासिका होना ये सबसे बड़ी कमी थी जो रजिया का पीछा लगातार कर रही थी कि तुम एक महिला हो। तो रजिया और याकूत अच्छे व्यवहार वाले लोग होने के बावजूद नंबर ऑफ अमीर्स या ऑफिसर्स वो अल्तुनिया की साइड ज्यादा थे। तो पंजाब से जब अल्तुनिया रजिया को संदेश पहुंचाता है कि याकूत खां को मेरे पास भेजो, नहीं तो मैं आक्रमण कर दूंगा, तो रजिया और याकूत कहते हैं कि आओ इसको समझा के आते हैं अल्तुनिया को। तो रजिया और याकूत चले जाते हैं पंजाब याकूत खां को अल्तुनिया को सबक सिखाने। लेकिन दुर्भाग्यवश अल्तुनिया जीत जाता है उस युद्ध में, याकूत खां को मार दिया जाता है, रजिया को जेल में डाल दिया जाता है। अच्छा, रजिया एक महत्वाकांक्षी महिला थी, तो वो अपने आप को जेल में कैसे, तो रजिया दिमाग लगाती है और अल्तुनिया के पास संदेशा भिजवाती है निकाह का। रजिया कहती है, क्योंकि रजिया को अपनी चिंता नहीं है, रजिया को चिंता है दिल्ली की, रजिया को चिंता है पिता द्वारा छोड़े गए साम्राज्य की। तो रजिया अपने मन का बलिदान करके अल्तुनिया से, जिससे वो बहुत ज़्यादा चिढ़ती है, उससे निकाह करने को तैयार हो जाती है। रजिया और अल्तुनिया का निकाह हो जाता है भाई। अब जैसे ही अल्तुनिया और रजिया का निकाह होता है, वैसे ही जो अल्तुनिया के मित्र थे, बात समझना, अल्तुनिया के मित्र इसलिए थे कि वो रजिया का विरोधी था। अब चूंकि अल्तुनिया ने रजिया से निकाह कर लिया, तो अल्तुनिया के मित्र अब अल्तुनिया के क्या हो जाएंगे, तो ये जो मित्र थे वो अल्तुनिया के शत्रु में कन्वर्ट हो गए कि वाह भैया, जिसका विरोध करके हम लोगों की राजनीति चमक रही थी, तुमने उस विरोधी महिला ही से शादी कर ली। वाह भैया, क्या बात है। रजिया और अल्तुनिया निकाह करने के बाद दिल्ली आ जाते हैं। रजिया को एक बार फिर से दिल्ली मिल जाती है ना। रजिया खुश, अल्तुनिया खुश, लेकिन दिल्ली के अमीर खुश नहीं। कहना रजिया को हटाओ, रजिया को मार दो। अल्तुनिया के पास कई बार मैसेज पहुंचते हैं कि रजिया को मार दो, लेकिन अल्तुनिया रजिया को मारने के लिए तैयार
नहीं होता है। एक विद्रोह को दबाने रज़िया और अल्तुनिया दिल्ली से बाहर जाते हैं। तो जो दिल्ली के अमीर हैं और वो जो दिल्ली की सेना है, ये आपस में एक टाई अप कर लेते हैं कि अल्तुनिया को और रज़िया को मार दिया जाए। कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि इल्तुतमिश के 11 लड़के थे। तो अमीर कहते हैं उन्हीं 11 में से किसी एक को हम लोग सुल्तान बना देंगे। तो रज़िया और अल्तुनिया को मारने दिल्ली की सेना आती है। रज़िया अल्तुनिया किसी तरह जान बचाकर भागते हैं। भागते हुए हरियाणा में एक स्थान है कैथल, कैथल पहुंचते हैं। कैथल में एक पार्क जैसी एक स्थान होता है। वहाँ पर रज़िया और अल्तुनिया थोड़ा विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। गुप्तचर ये सूचना दिल्ली की सेना तक पहुंचा देते हैं और चारों तरफ से थोड़ी ही देर में दिल्ली की सेना रज़िया अल्तुनिया को घेर लेती है और इनका कत्लेआम कर देती है। और इस तरह से रज़िया का महिला होना, उसकी मृत्यु तक उसका दोष सिद्ध हुआ। आपने एक इतिहासकार का नाम सुना होगा, मिनहाजुस सिराज। इनकी रचना है तबकात नासिरी। मिनहाज ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि रज़िया ने दिल्ली पर 3 वर्ष 6 माह 6 दिन तक शासन किया, अर्थात 1236 से 40। पूरी पिक्चर समझ में आई रज़िया की। दिल्ली की जनता एक बार फिर से पुरुष उत्तराधिकारी को प्राप्त कर लेती है। रज़िया के बाद बैराम शाह को गद्दी दिलाई जाती है, जो कि एक तुर्क था, इल्तुतमिश का सक्सेसर था। और इन सब घटनाओं के पीछे हमको बेटा शिक्षा क्या मिलती है? हमको शिक्षा ये मिलती है कि
समाज ने कुछ अपने मूल्य निश्चित कर लिए हैं, और जब उन पूर्वाग्रहों से ग्रसित मूल्यों पर समाज चलता है, पूर्वाग्रहों से ग्रसित मूल्यों पर जब समाज चलता है, तो वो एक रूढ़िवादी समाज का निर्माण करता है, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी का निर्माण करता है। जैसे आज अगर हम ये कहने लग जाएं कि महिलाएं आईपीएस नहीं बन सकती, फॉर एग्जाम्पल, तो ये समाज की रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी कहलाएगी ना। इससे होगा क्या? इससे पैट्रियार्कल सोसाइटी की सुप्रीमेसी दिखाई देगी, फीमेल को डिग्रेड किया जाएगा, और न केवल आईपीएस बल्कि धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों में महिलाओं के अधिकारों का हनन होना शुरू हो जाएगा। आज विश्व के तमाम देश ऐसे हैं जहां पर महिलाएं बहुत सारे कार्य नहीं कर सकती। आप सऊदी अरब का भी उदाहरण ले सकते हैं, वहां पर महिलाएं स्वच्छंद रूप से नहीं घूम सकती। अगर वो घर से बाहर जा रही हैं तो परिवार के किसी पुरुष सदस्य का होना जरूरी है, अन्यथा महिलाएं अगर जाना ही चाहती हैं तो वो ग्रुप में जाएं, 4-5 का ग्रुप कम से कम होना चाहिए, तो वो घर से निकलें, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार की जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी होती है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों का हनन करती है। इस संसार में सभी स्वतंत्र रूप से पैदा हुए हैं, तो सभी को अधिकार है अपनी मौलिक स्वतंत्रताओं के लिए। हालांकि रजिया के समय इस प्रकार के मौलिकता, लोकतांत्रिक विचार और परिवर्तनवादी समाज नहीं था, अन्यथा रजिया भी एक लंबे समय तक शासन कर पाती। और आज भी हम यही चिल्लाते हैं कि रजिया 3.5 साल तक शासन सिर्फ इसलिए कर पाई क्योंकि वो एक महिला थी। ये कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जबकि आज हमारे पास 50 उदाहरण हैं, 50 क्या, हजारों उदाहरण हैं आज कि भारत में महिलाएं न केवल सेना में कमीशन्ड हुई बल्कि सबसे बड़े संविधान के सबसे बड़े संवैधानिक पद को भी सुशोभित किया, अर्थात राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। तो आज महिलाएं क्या कुछ नहीं कर रही हैं, पूरे विश्व का भ्रमण कर रही हैं, शिप ले जाकर सेना में कार्य कर रही हैं, डॉक्टरी का कार्य कर रही हैं, इंजीनियरिंग का कार्य कर रही हैं। आज कोरोना जैसी महामारी के दौरान लाखों हजारों नर्स और डॉक्टर महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं कोविड पेशेंट को हेल्प करने में। अब सोचिए अगर समाज इन्हें डॉक्टर बनने ही ना देता तो आज इस महामारी के दौर में क्या हाथ हमारे कम ना पड़ जाते। भारत भूमि और उसकी महान महिलाओं को शत शत नमन, और भारत की धरती महान महिलाओं से कभी खाली नहीं रहेगी, ऐसी मैं कामना करता हूं ईश्वर से। फिलहाल हम लोग
यहाँ ही तक क्लास को रखते हैं। रजिया के बारे में आपके लिए कुछ बेसिक और जानकारियाँ, इसको आप कंप्लीट देख लीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। आप सबसे लगातार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी प्रोग्राम आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, आप इनको भी फॉलो करने की कोशिश करें, ठीक है। बेहतरीन बैचेस आपके लिए चल रहे हैं, है ना। तो बेहतर से बेहतर ढंग से अपने भविष्य का निर्माण करिए। आज महिला प्रधान क्लास थी। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय माँ भवानी। महिलाओं को उनके आज के समय में, पुराने समय में उनके योगदान को एक बार फिर से मैं नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि न केवल वो भारत के विकास में बल्कि भारत के नाम को वैश्विक स्तर पे हमेशा ऊंचा उठाएंगी। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। कल फिर मुलाकात करेंगे शाम को 5 बजे किसी बेहतरीन पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।